देखिए, सो नेक्स्ट फैक्टर दैट वी वर स्टडिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाते हैं। तो उसमें आपने दो फैक्टर देखा। फर्स्ट था मोड ऑफ प्रोमलगेशन, सेकंड था कि द अथॉरिटी ऑफ पीपल हु मेक दिस, ठीक है, मोड ऑफ प्रोमलगेशन। देन नेक्स्ट वाज सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसमें दिया गया है लोगों को कि जिससे वो उसको अपनाएं, उसको फॉलो करें, उनके लिए उनको कुछ मिलना चाहिए। तो सब्सटैंटिव प्रोविजंस, जैसे कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए लोगों के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए, और भी राइट्स दिए गए। सो दीज आर द राइट्स, दैट इज वाई पीपल विल फॉलो देम, दे आर गेटिंग राइट्स। सो एनी कॉन्स्टिट्यूशन, if it gives freedom, equality and rights, it is very popular, it becomes very successful. Now next factor is balanced institutional design. Balanced institutional design. Now any government, any state is comprised of many institutions. किसी भी स्टेट में, राज्य व्यवस्था में कई तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कई तरह के पोस्ट होते हैं जिनको आप पोस्ट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स में, गवर्नर होते हैं, ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव। फिर पार्लियामेंट इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट के जो है मेंबर्स होते हैं, उसी तरह असेंबली होती है स्टेट में। Then there is judiciary, Supreme Court is an institution, High Court is an institution, district courts, then All India services, civil services, these are an institution, ठीक है। तो बहुत तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में। तो उन इंस्टीट्यूशंस को कैसे आपस में एक अरेंज किया गया है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी उनका आपस में संबंध किस तरह से है, किसको क्या पावर मिला है, किसको क्या अथॉरिटी है, किनको क्या सब्जेक्ट्स पर एक्शन लेना है, इस तरह से जो आपस में उनका इंटर रिलेशन डिफाइन होता है। तो उनकी बात कह रहा है कि बैलेंस्ड यानी संतुलित, आपस में बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं किसी का पलड़ा बहुत भारी है, किसी का पलड़ा बहुत हल्का है। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल यानी इंस्टीट्यूशंस का डिज़ाइन, उसका जो नेटवर्क, जो डिज़ाइन तैयार किया गया है वो एक बैलेंस्ड है, यानी सबको कहीं ना कहीं बैलेंस रखा गया है। तो ये जो फैक्टर होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कि जहां इंस्टीट्यूशंस को बैलेंस रखा जाता है, ये उस फैक्टर को हम समझेंगे। देखिए, कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप्स हु विश टू एनहांस देयर ओन पावर। इसका मतलब है कि जो कई देशों में ऐसा दुनिया भर में देखा गया कि संविधान जो होते हैं, जो कि एक अच्छे बने हुए संविधान होते हैं, अच्छे बनाए हुए संविधान होते हैं, लेकिन उनको जो है कई बार इनइफेक्टिव बना दिया जाता है, डिफंक्ट, बिना काम का बेकार एक डॉक्यूमेंट बना के भर बस रह जाता है, जैसा आप देख सकते हैं पाकिस्तान और कई देशों में। तो ये जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, दिस इज नॉट डन बाय पीपल बट इट इज डन बाय अ स्मॉल ग्रुप। एक लिमिटेड, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी ही सत्ता चलते रहे इस देश में, इस राज्य में। वो अपने पावर को चाहते हैं कि हमारा ही हाथ में पावर रहे, और इसके लिए वो संविधान जो होता है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर देते हैं, यानी उसको इनइफेक्टिव कर देते हैं, उसके इंपॉर्टेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके पावर अथॉरिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी को कहते हैं एक तरह से कि कई जगह पैरेलल गवर्नमेंट कहा जाता है, कि अपनी पैरेलल, जैसे कई जगह माओवादी हैं राज्यों में, वो अपनी सरकार चला रहे एक तरह से। वहां माओवादी इज द, इट इज अ काइंड ऑफ रिबेलियस ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जनरली माओवादी इसलिए कहते हैं कि जिसको नक्सलवादी कहते हैं, माओवादी। माओ का नाम इसलिए कि माओ जेडोंग वाज चाइनीज प्रेसिडेंट, तो ही एडवोकेटेड द फिलोसफी ऑफ गन,
ही सेड दैट, लिखिए, पावर पावर फ्लोज पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ अ गन, power flows through the barrel of a gun, BARREL, barrel of a gun, ठीक है। तो उसका जो कहना था कि जो सत्ता होती है वह बंदूक की नली से निकलती है, यानी कहने का मतलब बंदूक में एक पावर होता है, बाय बाय यूज ऑफ गन। माओ सेतंग, MAO डैश TSE डैश TUNG, फिर डैश होगा TSE के बाद। हाँ, इसको माओ जेडोंग लिख देते हैं बहुत जगह लोग, बोलने का तरीका है चाइनीज में, ऐसे स्पेलिंग इसका ये लिखते हैं, माओ जेडोंग, माओ सेतंग ऐसे लिखते हैं, टी साइलेंट होता है, माओ TSE TUNG, ठीक है, शॉर्ट में माओ कहते हैं उनको। इन्हीं के नाम पर माओइज्म और माओवाद दुनिया में। तो इन्होंने जो फिलॉसफी दिया, ठीक है, कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ अ गन, कि पावर को कैप्चर करना है, यानी पावर जो है वो बंदूक की नली से ही निकलती, जिसके पास बंदूक है उसके पास पावर है, कहने का मतलब सही बात है, ठीक है। तो यहाँ इनकी फिलॉसफी को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, जो किसान जो जमींदारों से प्रताड़ित थे, शोषित थे, अत्याचार कर रहे थे, they were being abused, exploited by the rich landlords, so they raised gun against them, they took gun in their hands, कि अब इनको कितना कहने समझाने प्रार्थना करने से खत्म हो गया, ये जुल्म अपना बंद नहीं करेंगे तो अब हमको इनके खिलाफ बंदूक उठाना पड़ेगा। और ऐसे लोग किसान, रिबेल पेजेंट्स हु took the gun, they are called as Maoists और नक्सलाइट्स, नक्सलवादी ही है माओवादी। हाँ, ठीक है, तो उसको हम नक्सलवादी कहते हैं इसलिए कि नक्सलबाड़ी से ये आंदोलन भारत में शुरू हुआ था। बंगाल में एक गांव है नक्सलबाड़ी, वहां से ये शुरुआत हुई थी, इसलिए उसको हम नक्सलवाद कह देते हैं उसके नाम पर। नक्सलबाड़ी, हाँ, यस, इट इज अ विलेज एरिया इन बंगाल, वहां से दिस मूवमेंट हैड स्टार्टेड, इसलिए हम इसको नक्सलवाद कहते हैं। ओके, सो इंडिया में से हम नक्सलवाद इसलिए कहते हैं बिकॉज इट स्टार्टेड, दिस नक्सलाइट मूवमेंट जो हम कहते हैं, नक्सल वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम अ विलेज इन बंगाल कॉल्ड नक्सलबाड़ी, and there were three main leaders, Charu Majumdar, Kanu Sanyal, and one more was there, anyway. So, and it is called Maoism or because it followed the philosophy of Mao, तो वही नक्सलवादी माओवादी है। Okay, yes. So those rebels adopting or resorting to the method of gun, they are called as Naxalites or Maoists. So many people claim that in some semi-developed or underdeveloped states like Chhattisgarh, West Bengal, some part of Maharashtra, some part of MP, ठीक है, Telangana, Andhra Pradesh. So these people who are using the gun, they wanted to establish their authority, and that is why they subverted the government and the political system. तो वहां बंदूक के इस पे अपना एक तरह से दबदबा कायम रखते हैं। ओके, सो कहने का मतलब है, चलिए वो तो मैं अलग, बहुत जगह है, जैसे कि आप कश्मीर में लें, नॉर्थ ईस्ट में लें, अभी जो नॉर्थ ईस्ट में वायलेंस चल रहा है,
कश्मीर में भी डिस्टरबेंस चल रहा है। अब जैसे मैं कश्मीर की बात कहूं तो कश्मीर में क्या है कि डेवलपमेंट नहीं होने दिया। वहां कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश नहीं होने दिया, और जितना इंडिया से वो जाता है फंड वगैरह वो उनके जेब में गया, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या उन्होंने वहां अपना पॉलिटिकल हेजेमोनी कहते हैं या पॉलिटिकल मोनोपोली बनाए रखने के लिए उन्होंने कभी अलगाववाद को बढ़ावा दिया कि अलग हो जाएंगे, ये इस तरह के मूवमेंट्स को, ठीक है। तो दे हैव सबवर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। उसी तरह अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां भी बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स थे, मिलिट्री ग्रुप्स हैं अभी भी जो दे आर फाइटिंग, सो दे हैव आल्सो सबवर्टेड द पॉलिटिकल सिस्टम, जहां की अब कोशिश किया जा रहा है। और बहुत सी जगह जो है माओवादियों ने इस तरह का काम किया हुआ था। झारखंड में चले जाइए, बिना माओवादी को लेवी दिए कोई काम नहीं कर सकते हैं। झारखंड छत्तीसगढ़ में जाइए, देखिए वहां बम से उड़ा देते थे, जब भी सरकार सड़क बनाने की कोशिश करती थी बम से उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि जहां सड़क आई तो लोग आएंगे तो सरकार आएगी तो उनका चला जाएगा जो दबदबा। हाँ, दूसरा पक्ष भी है, मैं कहूंगा ये नहीं कि उनका ये भी मानना है कि भाई ये लोग आएंगे तो हमारा शोषण करेंगे। गरीब आदिवासियों का जो अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होते हैं, नासमझ होते हैं, दुनियादारी की चीजें नहीं जानते हैं, उनका वो शोषण करेंगे। और किया गया है गलत लोगों के द्वारा, ऐसा नहीं कि इसके पीछे कोई कारण नहीं है उनके इस विद्रोह के पीछे। दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बाय मेनी करप्ट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस, बट it is what as the situation is today and I am stating that to you। तो कहा जा रहा है जैसे कई जगह लोग जो है जो पहले से वहां का दबदबा उनका बना रहा है बहुत से स्टेट्स में, तो वो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम को सबवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चाहे वो कोई मतलब इस तरह के पॉलिटिकल फैमिलीज हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है, सो दे सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टू एनहेंस देयर ओन पावर। और आप इस तरह की बहुत फिल्में देख चुके हैं जहां डॉन कोई होता है, वो शहर में अपनी गुंडागर्दी फैलाता है और उन लोगों को लोग कोई पुलिस को मिला लेता है, लोग कोई पुलिस के पास जाने से घबराते हैं। ये सब फिल्में बहुत बन चुकी है, बहुत देख चुके होंगे आप। तो दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग। हाँ, वहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर को सबवर्ट कर देते हैं, तो लोग पुलिस के पास न जाके उन्हीं के पास जाते हैं। इस तरह की एक फिल्म आई गॉडफादर इंग्लिश में, और उसका हिंदी यहाँ धर्मात्मा और कई नाम से, और अभी सरकार और क्या क्या बनी थी फिल्म, ठीक है। सो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बनाया गया, लेकिन उसको कुछ लोग अपने फायदे के लिए उसको इनइफेक्टिव बना देते हैं, नकारा बना देते हैं। वेल क्राफ्टेड constitutions fragment power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution। जो अच्छे से बने हुए संविधान होते हैं वो ऐसे बनाए गए होते हैं, ऐसे उनमें शक्ति का, सत्ता का, पावर का बंटवारा किया गया होता है कि जिससे कोई भी एक ग्रुप पूरे संविधान को कैप्चर ना कर सके, इनफेक्टिव नहीं बना दे। जैसे मोटे तौर पर अगर आप देखें, इतना समझा है आपने कि अगर इंडिया के पॉलिटी को देखें तो यहाँ जो है 3 तरह का जो है ग्रुपिंग है, वन इज लेजिस्लेचर, वन इज एग्जीक्यूटिव एंड वन इज जुडिशरी। तो पावर को इन तीनों में इस तरह बांटा गया है कि कोई भी एक जो है संविधान को इनफेक्टिव ना बना दे, अपने कंट्रोल में ना ले ले। न तो लेजिस्लेचर ऐसा कर सकता है, न एग्जीक्यूटिव ऐसा कर सकता है, न जुडिशरी ऐसा कर सकती है। सबको अलग अलग रखा गया है।
मतलब अलग अलग नहीं, सब में पावर इस तरह बांटा गया है कि सब में एक तरह से लगभग देयर इज पैरिटी, एक समान शक्तियां सबको दी गई है। ऐसा नहीं कि जुडिशरी को बहुत पावर दे दिया कि अब वही बॉस बन गया देश का और वही सरकार और देश चलाने की कोशिश कर रहा है, या एग्जीक्यूटिव को इतना पावर दे दिया कि सरकार के हाथ में सारा पावर है, वो लेजिस्लेचर को भी बराबर पे हाँ, या जुडिशरी को भी नजरअंदाज करे कि तुम किस लिए जो है आप जो है पावर हमारे पास प्रधानमंत्री। ब्यूरोक्रेट्स दब जाता है ना एग्जीक्यूटिव में, ब्यूरोक्रेट्स दब जाता है पॉलिटिशियंस के सामने। ऐसा कौन बोल दिए? ऐसा कोई बात नहीं, ब्यूरोक्रेट्स दौड़ा दौड़ा के मारते हैं पॉलिटिशियन, कुछ नहीं। बहुत गाली सुनता है। इट इज नहीं नहीं नहीं, देखिए मैंने बोला कि वो इट डिपेंड्स अपॉन वंस ओन इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड परफॉर्मेंस। अच्छा, ये पॉलिटिशियन है, ये सबको आईपीएस ये सबको सस्पेंड करा सकता है? कैसे सस्पेंड करा देगा? वही आईपीएस मैं कह रहा हूँ, आईएएस आईपीएस सस्पेंड हो सकता है। आईएएस आईपीएस सस्पेंड हो सकता है, तो सस्पेंड ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए एक प्रोसीजर है, ठीक है, उसके लिए एक प्रोसीजर है। सीएम सस्पेंड कर सकते हैं, होम मिनिस्टर सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो सीएम भी नहीं करेंगे, होम मिनिस्टर ही करते हैं, तो होम मिनिस्टर भी ऐसे किसी को नहीं कर देगा, ठीक है। देयर मस्ट बी सब्सटेंशियल ग्राउंड कि भाई कुछ गलत किया है कि नहीं, ऐसे ही थोड़े सस्पेंड हो जाएगा। वो भी अधिकारी, उसको प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो स्टेट लेवल का जो होता है वो गवर्नर अपॉइंट, यस, ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। एनीवे, सो यहाँ कहा जा रहा है कि जो अच्छे से बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो इस तरह उनमें पावर को बांटा गया होता है अलग अलग ग्रुप्स में कि कोई भी एक ग्रुप ज्यादा हावी ना हो सके दूसरे पे और संविधान को इनइफेक्टिव ना बना दे या उसको अपने कंट्रोल में ना ले। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी, तीनों को लगभग समान एक जैसा पलड़ा, एक जैसा बैलेंस पर रखा गया। हाँ, कभी कभार कोई हावी होता है कि कभी थोड़ा एग्जीक्यूटिव हावी हो गया, कभी थोड़ा लेजिस्लेचर हावी हो गया, कभी थोड़ा जुडिशरी हावी हो गया, लेकिन ये अप डाउन होते रहते हैं, बैलेंस इनमें बना रहता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए हावी हो जाए, ठीक है। तो इट हैज बीन मेंटेन्ड, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड लाइक दैट देयर इज अ वेरी डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर। तो यही कहा गया कि वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज to ensure that no single institution acquire monopoly of power। तो कहा कि एक बहुत ही समझदार भरा तरीका, समझदारी भरा तरीका ये है ऐसा संविधान बनाने का कि किसी भी एक ग्रुप को पावर का मोनोपोली नहीं दिया जाए, यानी पावर का उसी के हाथ में सारा पावर नहीं दे दिया जाए। मोनोपोली मतलब होता है कि जो वो कहेगा हाँ वही हो। तो किसी भी एक ग्रुप को ऐसा नहीं पावर दिया जाए कि वो मोनोपोली कर सके, ठीक है। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की हम बात करते हैं कि जजों का अपॉइंटमेंट होगा, तो वहां कहा गया है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट बट ऑन द कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन ही विल अपॉइंट एनीवन, हाँ वो अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट बट ऑन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस जिन नामों को यानी कॉलेजियम जो है जिन नामों को सुझाएगा, यानी जुडिशरी की तरफ से जो नाम आएंगे उनमें से ही किसी को करना है या उनको कंसल्ट करके करना है, बिना उनके राय सलाह के नहीं कर सकते। यानी पावर तो दिया प्रेसिडेंट को, लेकिन साथ ही साथ उसको पावर को शेयर कर दिया जुडिशरी को भी कि भाई वो जो रिकमेंड करेंगे उन्हीं में से अपॉइंट करना है। तो इस तरह से बैलेंस बना के रखा गया, पावर दिया एग्जीक्यूटिव को लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया लेजिस्लेचर के प्रति, लोकसभा के प्रति। भाई आपकी कलेक्टिव सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द लोकसभा। अगर एक मंत्री भी गलत फैसला करता है उसके वोटिंग में पूरी सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह से बैलेंस किया गया है, सबको बांध दिया गया। यस। तो एक अच्छा संविधान इस तरह से बनता है कि जहां किसी को भी एक ग्रुप को पावर को मोनोपोलाइज करने का कोई उसको प्रोविजन नहीं दिया गया। दिस इज ऑफन डन, देखिए क्या लिख रहा है आगे कि दिस इज ऑफन डन, ध्यान दीजिए, बाय फ्रैगमेंटिंग पावर
ध्यान भटकाई नहीं कि एक एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप फिर पूरा आइडिया को ही मिस कर जाइएगा, बहुत ध्यान से इसको लीजिए। दिस इज ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो ये कैसे इस तरह का एक बिल्कुल बैलेंस मेंटेन किया जाता है कि किसी को भी एक मोनोपोली नहीं रहे। कैसे कह रहा है कि दिस इज ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो ये कैसे किया जाता है कि जो पावर है उसको टुकड़ों में बांट के सबको अलग अलग दे दिया जाता है। फ्रेगमेंटिंग मतलब टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो जैसे एक मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जज को अपॉइंट करने का पावर, तो जज के अपॉइंट करने का पावर को किसी एक को खाली न देके उसको बांट दिया गया। एग्जीक्यूटिव को भी दिया और जुडिशरी को भी दिया। एग्जीक्यूटिव को दिया कि हाँ अपॉइंटमेंट तो एग्जीक्यूटिव करेगा, लेकिन किसका करेगा, उधर से जो नाम आएंगे जुडिशरी की तरफ से और उनसे कंसल्ट करके उन्हीं में से करना है। तो दोनों को बांट दिया। और कितने होंगे जजेस, कितने जजेस होंगे, किस तरह से अपॉइंट किए जाएंगे, इसका पावर किसके पास है, लेजिस्लेचर को। वो तय करेगा बाय लॉ कि कितने जजेस होंगे और उनको कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। जैसे अभी देखिए आपको मैंने बताया कि पार्लियामेंट ने बिल लाया था, एनजेएसी बिल, और वो पास हो गया था। यानी अब हो गया था कि जो अपॉइंटमेंट है वो जुडिशियल कमीशन के थ्रू होगा, नॉट बाय द प्रेसिडेंट एंड द कॉलेजियम। तो वहां पार्लियामेंट ने अपना दखल दिया था चेंज करके कि नहीं ऐसे नहीं होगा अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट जो होगा वो जुडिशियल कमीशन के थ्रू होगा। लेकिन उसको जुडिशरी ने कैंसिल कर दिया कि नहीं, दिस इज नॉट प्रॉपर। So it was invalidated by judiciary, and again the old system, that is the collegium system, came into force. तो collegium system है यानी कि the chief justice along with the 3 other senior most judges, they will send the names, recommended names to the president, and who shall appoint them according to his own will. उनमें जो उसको ठीक लगेगा उनको वो अपॉइंट कर देगा। तो यहां तीनों को पावर दिया गया है। अगर जजेस के अपॉइंटमेंट की बात हो तो वहां जुडिशरी को भी पावर है, वहां लेजिस्लेचर को भी पावर है और वहां एग्जीक्यूटिव को भी पावर है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो यही यहां कहा जा रहा है कि दिस इज ऑफन डन। कैसे ये बैलेंस बनाया जाता है संविधान में, दिस इज डन बाय फ्रैगमेंटिंग पावर। फ्रैगमेंटिंग यानी टुकड़ों में बांट देना, across different institutions। इसके देखिए एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन हैज वेरी वाइड पावर्स। इलेक्शन कमीशन को भी बहुत पावर होता है। पहले देयर यूज्ड टू बी वन इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके हाथ में, अकेले आदमी के हाथ में इतनी पावर आ जाती थी वो जो मन सो करने लगता था। तो वहां देखा गया कि भाई ये मनमाना करने लगते हैं, इनसे कोई बोलने वाला नहीं, करना तो ये मनमाना काम कर रहा है। तो फिर किया गया कि नहीं, देयर शुड, उसका पावर को कम किया जाए। कैसे, तो वहां 2 और एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर बना दिए। यानी देयर द टोटल नंबर नाउ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज 3 एंड 1 इज मेड एज द हेड। तीनों में एक को तीनों का हेड बना दिया, जिसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। तो अब जो भी फैसले होते हैं वो वोटिंग से होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसका 1 वोट और बाकी दोनों का भी 1-1 वोट। कोई फैसला होगा वोटिंग होगा और जो मेजोरिटी का फैसला हो। यानी कि यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। अगर बाकी दोनों उससे अलग सोच रहे हैं तो उसका फैसला कट जाएगा, बाकी दोनों का वोट ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी मनमर्जी तरीके से काम करने को यहाँ रोक दिया गया। कैसे, बाय फ्रैगमेंटिंग हिज पावर। जो अकेले के पास पावर था, बोला अकेले का आदमी को इतना पावर देना ठीक नहीं है, उसका दिमाग सनक जाता है, उसको और लोगों में बांट दिया। तो वहां 2 लोग और बना दिए गए साथ में। समझ गए। तो इसी तरह जो है कहने का मतलब कि फ्रैगमेंट कर देते हैं जब हम पावर को, तो वो एक बैलेंस्ड रहता है। The Indian Constitution, for example, horizontally fragments power across
different institutions. देखिए, the Indian Constitution, for example, horizontally यानी एक लेवल पर fragments power across different institutions like the legislature, executive and the judiciary, and even independent statutory bodies like the election commission. तो ये कह रहा है कि जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने जो पावर को है हॉरिजॉन्टल लेवल पर टुकड़ों में बांट दिया है। एक तो जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, साथ ही साथ कुछ इंडिपेंडेंट जो स्टैट्यूटरी का मतलब होता है बाय स्टैट्यूट, दैट मींस बाय लॉ जो एस्टैब्लिश्ड है। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ। हाँ, हालांकि यहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिखना चाहिए था स्टैट्यूटरी की जगह इसको। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है एनसीईआरटी का रिजल्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन एक्चुअली स्टैट्यूटरी उन्होंने एक जनरल टर्म यूज कर दिया है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो कानूनी, जिसके लिए कानून है, कानून के द्वारा जो लाया गया। नहीं समझ में? कानून के तहत, जो कानून के तहत बनाए गए। अभी अलग बात है कि ये कानून यहाँ इलेक्शन कमीशन के लिए संविधान में ही बनाया गया है, बाकी बहुत सारे के लिए अलग से एक्ट लाना पड़ता है, बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में, उसको पास किया। जैसे आईआईटी बने, तो आईआईटी कैसे बने, उनके लिए बिल लाया गया। आईआईटी या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं देश में जो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाए गए। यूनिवर्सिटीज होते हैं, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ स्टेट के द्वारा लाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो दे आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। हाँ, STATUTE, स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, स्टैट्यूटरी का मतलब हुआ लीगल। लॉ यहाँ पे लीगल होगा। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर को हॉरिजॉन्टली फ्रैगमेंट कर देता है, अलग अलग टुकड़ों, एक लेवल पर। यानी अब एक लेवल किस लिए कहा, क्योंकि यहाँ लेजिस्लेचर को भी उतना ही पावर है, एग्जीक्यूटिव को भी उतना ही पावर है, जुडिशरी को भी उतना ही पावर है, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को भी उतना ही पावर। चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। जहाँ जिन मामलों में इलेक्शन कमीशन को काम जिम्मेदारी दिया गया है, वहां वही हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो जो कह देगा वही फाइनल है इस देश में। तो किससे कम थोड़े हुआ उसका पावर। जहां पर इलेक्शन कमीशन का रोल है वहां वो जो कहेगा वही फाइनल है, यानी कि उसके ऊपर ना तो लेजिस्लेचर है, ना जुडिशरी है, ना एग्जीक्यूटिव है। समझ रहे हैं? यही कहा जा रहा है कि यहाँ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो न केवल ऑर्गन्स ऑफ सरकार के अंगों में नहीं, बल्कि जो सरकार से अलग भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी उतना ही पावर दिया है। जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी का भी यही हाल है, उसको भी पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन नहीं मानता है। लगता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया प्रोविजन, हमको कोई आपका जरूरी नहीं है मानना, हम आपके बराबर हैं, सब बंधा गया। हाँ, तो कहने का मतलब है कि सब में पावर को फ्रेगमेंट कर दिया है। दिस इंश्योर्स दैट even if one institution wants to subvert the constitution, others can check its transgressions. बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि इससे क्या होता है, जब इस तरह फ्रैगमेंट कर दिया जाता है पावर को, तो इससे क्या होता है, दिस इंश्योर्स दैट इवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई एक ग्रुप चाहता है कि हम डोमिनेट कर दें, हम कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर दें, हम अपने फायदे के लिए बाकी सबको ये कर दें, अदर्स कैन चेक इट्स टर्न, तो दूसरे जो उसको रोक सकते हैं, उसका सीमा दिखा सकते हैं कि ये अपने औकात में रहो, अपने सीमा में रहिए, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं आइए। कई बार कोर्ट जो है वो सरकार को कहता है कि ऐसा करिए ऐसा करिए,
कई बार सरकार भी कोर्ट को कहता है अपना दायरे में रहिए, सरकार बनने की कोशिश नहीं कीजिए, आपको सिर्फ कानून का देखने का कहा गया है, सरकार हमको मत बताइए कि सरकार का काम कैसे करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई एक ग्रुप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब वो सबवर्ट करने की कोशिश करता है या पावर या मोनोपोलाइज करने की कोशिश करता है, तो दूसरा ग्रुप उसको रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है कि ये यू एक्ट इन योर ओन जुरिस्डिक्शन, डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट। कई बार जब कोर्ट्स जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ज़्यादा डायरेक्शन देने लगते हैं, तो जो तेज तरार मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, वो कहते हैं कोर्ट को कि ऐसा है, कोर्ट को अपनी सीमा में रहना चाहिए, हमें सरकार को ज़्यादा डायरेक्शन देने की कोशिश नहीं करें, उनका जो काम है अपना काम कीजिए, हमारा जो काम है हमें करने दीजिए। कैसे करना है, सरकार कैसे चलाना है, हमें बताइए। वो अपना ही जगह पे वो अपना हाँ बॉस है। हाँ, तो यही कहा गया है कि जब भी इस तरह हमारे संविधान में बनाया गया है कि कोई अगर अकेला चाहता है पावर को कैप्चर करना या अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इनफेक्टिव बनाना या अपने आप को ही हर चीज में साबित करना, तो वहां दूसरे ग्रुप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई अपनी सीमा में रहिए, आप ज्यादा जा रहे हैं। एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ इंडियन। देखिए ये बहुत, ये आपको मेंस में यही पूछा हुआ है, अब मैं आपको देखिए यहीं पर दिखाता हूँ क्वेश्चन जो पूछा गया। यूपीएससी में था क्या, ये इसमें था ये। इसमें आया होगा आईएएस में। इसमें नहीं है। एक मिनट। साल बीत गया, 2020 का लिया बार लग रहा है कि अभी लिए थे, 25 आ गया, 5 साल हो गया इसको। देखिए क्या है क्वेश्चन। Do you think that Constitution of India does not accept principle of strict separation of power? Rather, it is based on the principle of checks and balance. चेक्स एंड बैलेंस है, हाँ। चेक करना और माने बनाना। कंट्रोल और बैलेंस, संतुलन बनाया गया है। संविधान कहता है क्या, संविधान हमारा जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर में, क्योंकि अलग अलग सबको नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जुडिशरी को अलग कर दे, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस तो है ही आपस में, लेकिन ये जो है चेक्स और बैलेंस के प्रिंसिपल पे बना हुआ है कि जो सब कोई पर कुछ ना कुछ कंट्रोल है और सबको एक बैलेंस पावर दिया गया है, उसको एक्सप्लेन करने बोला। ये तो बोले क्वेश्चन यही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार आए हैं कि चेक्स और बैलेंसेस की बात होती है,
तो वही यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरह से सिस्टम बनाया गया है कि जो हर कोई, देखिए यहाँ भी वही वर्ड है ना, चेक्स एंड बैलेंसेस, वही फ्रेज यूज किया है। An intelligent system of checks and balances has facilitated the success of Indian Constitution. ठीक है, check its translation. An intelligent system of check and balance has facilitated the success of the Indian Constitution. क्या बात है, फिर आपको नींद आ रहा है? ना तो बैठेंगे ज़्यादातर तो जाहिर सी बात है, बताइए। तो याद हो गया सर। Next is another important aspect of intelligent institutional design is, ठीक है, और एक समझदारी से एक इंस्टीट्यूशंस का डिजाइन बनाने का क्या है पहलू, that a constitution must strike the right balance between certain values, norms and procedures as authoritative, and at the same time allow enough flexibility in its operations to adapt to changing needs and circumstances. माइंड को एक्टिव कीजिए सर, कहाँ से समझ में आएगा, नींद उबासी ले रहे हैं। एक एक वर्ड इसका समझने में दिमाग में जोर डालना पड़ेगा। देखिए, कहा जा रहा है कि एक बैलेंस्ड, एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन बनाने का, जो अभी हमने ऊपर बात किया कि इस तरह से डिज़ाइन किया जाए जिससे किसी को भी एक को ज़्यादा मोनोपोली न मिल जाए पावर का, और उनमें सब में चेक्स और बैलेंसेस बना रहे। इस तरह का सिस्टम बनाने का एक और एस्पेक्ट, उसका एक और पहलू क्या है, दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्राइक द राइट बैलेंस between certain values, norms and procedures, कि किसी भी संविधान में कुछ जो वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स हैं, मापदंड हैं, एंड प्रोसीजर जो तरीके हैं, उन पर जो है बैलेंस होना चाहिए कि वो अथॉरिटेटिव, यानी एक तरफ तो वो सही चीज़ है, उनको करना है, but at the same time allow enough flexibility in its operations to adapt to changing needs and circumstances. लेकिन दूसरी तरफ उसको लागू करने के लिए, कार्यान्वयन यानी उसको इम्प्लीमेंट करने में फ्लेक्सिबिलिटी का होना भी जरूरी है। जैसे इसका उदाहरण है, मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती, जैसे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो सिद्धांत रूप में, प्रिंसिपल में इक्वालिटी ठीक, हम कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स में इक्वालिटी मानते हैं, तो जब आप इक्वालिटी की बात करेंगे तो फिर तो रिजर्वेशन का कोई बात ही नहीं रहेगा, फिर तो स्पेशल प्रोविजन का कोई बात ही नहीं रहेगा कि भाई जब इक्वालिटी है तो फिर तो रिजर्वेशन क्या, इक्वालिटी है तो फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों, फिर कौन महिला, कौन बच्चा, कौन बूढ़ा, कौन जवान। इक्वालिटी का मतलब तो इक्वालिटी है, सब कुछ से खत्म हो जाएगा। हाँ, तो एक तरफ हमने इक्वालिटी के सिद्धांत को भी माना है कि बराबरी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसके प्रैक्टिकल चीज़ों को देखा है कि भाई इक्वालिटी कैसे होगा जब सबका सामाजिक बैकग्राउंड अलग है, कोई पढ़ा लिखा है 20 साल से, किसी को पढ़ने का मौका नहीं मिला है, कोई बहुत डेवलप्ड है, कोई बिल्कुल गरीब है, तो उसमें इक्वालिटी क्या, तो वहाँ पर ये दे दिया कि ठीक है आप रिजर्वेशन उसको कुछ दे सकते हैं, आप महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं। तो एक तरफ हमने इक्वालिटी के प्रिंसिपल को भी अडॉप्ट किया, लेकिन दूसरी तरफ उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने में हमने फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया है। जैसे आप कहीं जाते हैं, कहीं भी चले जाइए, लाइन में लगना पड़ता है गवर्नमेंट सर्विस के लिए,
चाहे आप रेलवे टिकट बुक करने जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां तो इक्वालिटी है, सब आना चाहिए, सबको लाइन में लगना चाहिए, लेकिन वहां देखते हुए लोगों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से काउंटर खोल दिए गए, सीनियर सिटीजन के लिए प्रोविजंस कर दिया गया, अलग से काउंटर कर दिया गया, और उनके बैठने का व्यवस्था कर कि भाई सीनियर सिटीजन नहीं खड़ा हो सकता है जवान आदमी की तरह, तो उसको बैठने का भी सुविधा कर दिया कि भाई उनके लिए चेयर लगा दिया कि बैठ सकते हैं। तो व्हाट इज दिस? एक तरफ तो इक्वालिटी का प्रिंसिपल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, जो जैसे आएगा बाद में आए तो बाद में वो सब कोई बराबर है, कोई आगे पीछे वीआईपी नहीं, लेकिन महिलाओं को पता है कि भाई महिलाएं हैं, पुरुषों के साथ नहीं उस तरह से संघर्ष कर सकती हैं, या बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए अलग सेपरेट लाइन कर दिया गया। समझ में आएगा? तो ये कहा जा रहा है कि यही चीज है कि इंस्टीट्यूशन को इस तरह बनाना है, जैसे मैंने आपसे चर्चा किया था कि जज को अपॉइंट करने की बात, तो जज को अपॉइंट करने के लिए कहा गया कि जो है प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस एंड सीनियर जजेस। तो वहां पर ये होता था, ट्रेडिशन ये रहा कि जो उधर से जुडिशरी ने नाम दिए उनको जो है अपॉइंट कर दिया इधर से। लेकिन ऐसा भी हुआ कि जो है हमारे ही देश में कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को जो कहेगा वहां चीफ जस्टिस वही करना है, उससे सलाह करना है, नाम उससे लेना है। मान लीजिए उधर से कोई नाम है, उसमें से किसी को नहीं करेगा, ये है उसके पास पावर कि वो नाम भेजे, 4 नाम भेजे, उनमें से किसी को नहीं, कि नहीं किसी को नहीं करना है चारों में। तो जहां एक तरफ, जैसे दूसरी तरफ देखिएगा कि हमारे इंदिरा गांधी जी जो है, ट्रेडिशन था कि भाई जो सबसे सीनियर जज है उसको अपॉइंट किया जाए चीफ जस्टिस, लेकिन उन्होंने 2 को इग्नोर करते हुए 3rd सीनियर जो था उसको अपॉइंट कर दिया। क्यों? तो देश हित में ऐसा किया नहीं। नहीं। हाँ, वो लोग रिजाइन कर दिए थे, फिर डेफिनेट है जूनियर के अंडर में काम तो करते नहीं, तो इसलिए उन्होंने अपनी समझ से देश हित में किया कि ये दोनों सीनियर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो देश के लिए सोचने वाले नहीं है, इसलिए उनको हम बाईपास कर रहे हैं। खाली सीनियर होने का मतलब अपना रुतबा बनाए रखना थोड़े है, आपको आपके मेरिट भी होना चाहिए, आपकी सोच भी होना चाहिए। आज हमारा गवर्नमेंट क्या है, खाली सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे लगा ज्यादातर चल रहा था। जो सीनियर है उसको पता है हम ही प्रमोट होंगे, हम ही प्रमोट होंगे। क्यों आप ही प्रमोट होंगे भाई? इस देश में तो राजा भरत ने बहुत पहले ही तय कर दिया था कि खाली सीनियर होने से काम नहीं चलेगा, लायक भी होना पड़ेगा। तो आज आप कैसे खोजते हैं कि खाली सीनियर होने की वजह से हम ही प्रमोट होते चले जाएंगे? ये गलत है ना, खाली सीनियर तो इसका मतलब प्रमोशन तो गलत ही है। और जो लायक होगा उसको तो कभी नहीं वो मिलेगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो जो मेहनत करेगा, जो मेरिट होगा जिसके अंदर, वो हमेशा दबा रहा है क्योंकि जूनियर है। तो आज नहीं, हमारे देश में तो हजारों साल पहले राजा भरत ने इस चीज को वो किया, और उसके उदाहरण महाभारत और सब उसमें है। 2000 साल पहले। तो फिर आज आप हाउ कैन, तो वही यहाँ कहा गया है कि एक तरफ हम प्रिंसिपल यानी कुछ वैल्यूज, नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को अथॉरिटी मानते हैं कि ये सही ऐसे ही होना चाहिए, दिस इज द लॉ, बट उसके इंप्लीमेंटेशन में वी ऑल्सो प्रोवाइड इनफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। यस, सो देखिए आगे लिखा है, टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज। कहा गया है, बहुत सिंपल प्रोवर्ब है कि जो पेड़ ज्यादा ऊंचे होते हैं और ज्यादा कड़े होते हैं वो आंधी में टूट के गिर जाते हैं, जो पेड़ आंधी आने पर फ्लेक्सिबल होते हैं, झुक जाते हैं, वो अपनी जगह बने रहते हैं। वैसे ही यहाँ कहा जा रहा है कि टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज। कोई कॉन्स्टिट्यूशन अगर बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगा तो वो परिवर्तन को सह नहीं पाएगा और टूट जाएगा बदलाव के दबाव में। तो संविधान को लचीला होना चाहिए, तब वो समय की
भार को सह पाएगा, बदलाव के दबाव को सह पाएगा। नहीं तो जैसे आंधी में पेड़ उखड़ जाते हैं, जो झुकते नहीं है तो वो उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसे उस दिन गिर गया था यस, सॉरी। तो ये कहा जा रहा है अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन अदर हैंड टू फ्लेक्सिबल will give no security or identity, no security, predictability और identity to a people। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई संविधान बहुत ज्यादा लचीला है तो वो कुछ सुरक्षा नहीं दे पाएगा लोग को, जिसको जो बनाएगा अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देगा संविधान को, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। पाकिस्तान में जैसे है तो बहुत ज्यादा लचीला भी नहीं होना है कि भाई जिसको मन है जैसे घुमा दे रहा है। ये सब बहुत अच्छा वर्ड है। हाँ, इट्स नॉट टू फ्लेक्सिबल, विल गिव नो सिक्योरिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, या उसमें कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होगी क्या होगा क्या नहीं कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसको जो मन है वो वैसे बदल दे रहा है संविधान को, वैसे लचीला है तो उसको झुका दे रहा है, वैसे पलट दे रहा है। तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि कल को क्या होगा या इस हालात में क्या होगा। भाई अगर आपको डेफिनेट पता है कि कुछ भी हो जाए ये होना है तब तो होना है, लेकिन वो आपको पता नहीं है डेफिनेट कि क्या होगा, ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा, तो वो तो वहां कुछ सोच ही नहीं पाएंगे कि क्या होगा। लॉ का मतलब क्या है? इट इज टू अ पॉइंट, इट इज रिजिड। आपको पता है कि दिस इज द लॉ, मतलब करना है तो करना है, लेकिन लॉ इतना फ्लेक्सिबल होगा कि अच्छा भाई नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, तो कोई क्यों करेगा, तो फिर उस लॉ का कोई मतलब रहेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट ऑल्सो बी नॉट वेरी रिजिड, नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। इट विल नॉट गिव एनी सिक्योरिटी। लोगों को भरोसा ही नहीं होगा कि अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना, जब जिसको मनाता है अपने हिसाब से कर देता है। तो इट विल नॉट गिव एनी सिक्योरिटी, नो प्रिडिक्टेबिलिटी और आइडेंटिटी टू अ पीपल। ना लोगों की उससे पहचान होगी। संविधान एक जैसे आज हमने अपने जो उस समय संविधान लिखा गया, उस समय जो वैल्यूज दिए गए उसको बचा के रखा है, उसको छेड़छाड़ नहीं करने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आपको नहीं बदलने देंगे। ऐसा नहीं कि आप मेजोरिटी आ गए तो कुछ का कुछ बदलना शुरू कर दीजिए, संविधान का सब रूपरेखा ही बदल दीजिए। तो जब ऐसे बदलाव होने लगे तो सब वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कि ये सब चीजों को आप नहीं बदल सकते हैं, भले आपके पास मेजोरिटी है। तो ये क्या क्या चीज है इस सब में से? जैसे बहुत सारी चीजें हैं, कुछ आप सर्च करिएगा मिल जाएगा नेट पर, लिस्ट ऑफ बेसिक फीचर्स, या कहीं भी बुक में मिल जाएगा। मैं मतलब कि जो चीज को संविधान में नहीं बदला जा सकता। हाँ, जैसे प्रियम्बल है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, फंडामेंटल राइट्स है, बहुत सारी चीजें, फेडरल स्ट्रक्चर है। खैर, तो यहाँ इसलिए देखिए कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो वो बहुत ज्यादा रिजिड होना चाहिए, वो टूट जाएगा बदलाव के दबाव से, ना बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, लोगों में सुरक्षा ही नहीं रहेगा, उसको कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहेगा उसमें। तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस strike the right balance between preserving core values and adapting them to new circumstances। ध्यान दीजिए, सो रहे हैं। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, जो सफल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक सही बैलेंस बनाते हैं बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज, जो कोर वैल्यूज हैं जो उसके, हाँ, उसको भी बनाए रखें, और साथ ही साथ अडेप्टिंग देम टू न्यू सर्कमस्टेंसेस, नई जो परिस्थितियां आ रही उसके हिसाब से भी संविधान में कुछ बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल वैल्यूज हैं, जो कोर वैल्यूज, जैसे हमारे यहाँ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीजें जो भी है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये चीजों को बनाए रखा जा रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर। लेकिन साथ ही साथ जो समय की मांग है, समय के साथ बदलाव की जरूरत है, उसको भी अमेंडमेंट भी अलाउ किया गया। इसीलिए हमारे यहाँ अमेंडमेंट का प्रोसीजर भी दिया गया कि पार्लियामेंट समय समय पर माहौल और उस समय की जरूरतों के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव भी कर सके। अमेंडमेंट भी बना दिया गया प्रोसीजर में, लेकिन
वहाँ उसमें ये भी दिया गया कि ये होगा, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आगे बेसिक स्ट्रक्चर का दिया कि इन चीज़ों को आप छिड़कानी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट दिया है कि संवैधानिक तौर पे है। सुप्रीम कोर्ट एंड और भी है उसमें कि बहुत सारे जो बदलाव हैं उसको आप सिंपल मेजोरिटी से नहीं, उसके लिए और डिफिकल्ट प्रोसीजर कर दिया गया। जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ नहीं, इम्पीचमेंट नहीं, अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ कि जहाँ जैसे कि आपको कोई ऐसे जो प्रोविजन है जो आपकी फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, राज्यों को अफेक्ट करते हैं, तो वहाँ आपको आधे से ज़्यादा राज्यों के असेंबली में भी पास कराना होता है उसको, तभी वो पास हो पाएगा। ये नहीं कि आपने खाली पार्लियामेंट में पास कर दिया तो देश पर लागू हो गया। जैसे जीएसटी आया, समझिए जीएसटी जो पूरे देश के टैक्सेशन को अफेक्ट करता है, स्टेट्स में भी और सेंटर में भी। तो जीएसटी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जीएसटी के लिए आया 121 वैसे उसका नंबर था, जो पार्लियामेंट ने पास किया और 101 ऐसे है, वो फिर आधे से ज़्यादा राज्यों में भी पास करवाना पड़ा वहाँ की असेंबली में, तब जाके वो लागू हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता, कैंस खत्म हो जाता, बिकॉज इट वॉज अफेक्टिंग द एंटायर कंट्री। वो राज्यों के भी टैक्सेस को प्रभावित कर रहा था और सेंटर के तो था ही जीएसटी। ऐसे बताइए, हम इतना इम्पोर्टेंट करा, आपको नींद आ रहा है जिससे क्या मतलब, कैसे आएगा, क्या फायदा है। हाँ, यू विल नोटिस, नहीं तो एक्टिव होइए। You will notice the wisdom of makers of the Indian Constitution in the chapter on Constitution as a living document, chapter 9। जब आगे हम chapter 9 पढ़ेंगे तो उसमें जो हम संविधान बनाने वालों की बुद्धि, विजडम का हम लोहा मानेंगे, उनको समझेंगे कि देखिए कितना उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चैप्टर में हम समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक जीवित डॉक्यूमेंट है, वो एक डेड डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो लिख दिया बस वही वो डेड है, अब वो उसमें कुछ नहीं होगा, नहीं, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। मीन्स जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, ग्रो करता है, युवा होता है, युवा से फिर अडल्ट, अडल्ट से फिर प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ सीनियर सिटीजन, और फिर तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट ए डेड डॉक्यूमेंट कि अब ये किताब छप गया तो उसमें कुछ होगा। किताब अगर छप गया तो उसमें कुछ होना है, वो 20 साल बाद भी वही लिखा का लिखा रहेगा। लेकिन संविधान ऐसा नहीं है, संविधान क्या जो लिख दिया वो आज भी वैसा ही है, नहीं, यहाँ तो हर साल बदलाव होते रह रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इट इज एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, समझ गए? By striking a balance between the possibility to change the provisions and limits on such changes। देखिए क्या कह रहा है, by striking a balance between the possibility to change the provisions and limits on such changes, the Constitution has ensured that it will survive as a document respected by people। कहा जा रहा है कि एक बैलेंस बनाया गया है, किसमें? बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविजंस, यानी अमेंडमेंट जो लिखा गया है उसको बदलने का प्रोविजन क्या है? अमेंडमेंट। तो एक तरफ तो अमेंडमेंट का फैसिलिटी दिया गया है एंड द लिमिट्स ऑन सच चेंजेस, लेकिन दूसरी तरफ उन चेंजेस पर लिमिट भी लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अमेंडमेंट, अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट का, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर जैसे फीचर्स को आप नहीं अमेंड कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन एक तरफ अमेंडमेंट भी दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अमेंडमेंट पर रिस्ट्रिक्शन भी है कि आप किन चीजों को नहीं बदल सकते हैं या इस तरह से बदल पाएंगे। तो इसके कारण ऐसा जो बैलेंस बनाया गया है दोनों बात में, अमेंडमेंट भी है लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंश्योर्ड that it will survive as a document respected by people।
इसके कारण आज तक संविधान जो है इस तरह से रहा है कि लोगों का रिस्पेक्ट उसको अभी भी है. People still respect the constitution because on one it has maintained a balance between the changes, the amendment and the limit on such changes, कि क्या आप बदल सकते हैं, क्या नहीं बदल सकते हैं, या किस तरह से बदल पाएंगे. कुछ चीज़ों को आप सिंपल मेजॉरिटी से ही बदल सकते हैं. 50 लोग जमा हो गए, सोचे बदलना है, उसमें कहीं है आपको कि नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी है, 2/3 होना चाहिए वोटिंग. कहीं आपको है कि नहीं, आपको खाली पार्लियामेंट से ही नहीं बल्कि आपको स्टेट से भी उसमें करना पड़ेगा. तो ऐसे चेंजेस पर लिमिट भी रखा गया, यानी कि एक तरफ चेंजेस भी हैं लेकिन रिजिड भी है, कोर वैल्यूज पर. इससे लोगों का आज तक उसमें विश्वास बना हुआ है, आज तक लोग उसको रेस्पेक्ट करते रहे. दिस अरेंजमेंट ऑल्सो इंश्योर्स दैट नो सेक्शन और ग्रुप कैन ऑन इट्स ओन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. इसी व्यवस्था के तहत ये हो पाया है कि ऐसा संविधान हमने बनाया कि जिसको कोई अकेला सेक्शन या ग्रुप चाहे भी तो उसको सबवर्ट नहीं कर सकता है, उसको अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता है, उसको वो अपने इनइफेक्टिव नहीं बना सकता है अपने फायदे के लिए. ठीक है. सो therefore in determining whether a constitution has authority you can ask yourself 3 questions. तो कोई संविधान का अधिकार है कि नहीं, लोगों पर प्रभाव है कि नहीं, लोग उसको फॉलो करते हैं कि नहीं, उसका क्या रुतबा है देश में. इसको समझने के लिए हम 3 सवाल अपने आप से कर सकते हैं. Were the people who enacted the constitution credible? क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया उनको उनमें लोगों का विश्वास था? This question will be answered in the remaining part of this chapter. इस सवाल का जवाब आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या जिन लोगों ने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया, they contributed, whether they were trusted by people. Secondly, did the constitution ensure that power was intelligently organized so that it was not easy for any group to subvert the constitution? दूसरा सवाल ये आता है कि क्या संविधान जो बनाने वालों ने इस तरह का पक्का किया कि जिससे कोई भी जो है उसको सबवर्ट न कर सके, आसानी से तो नहीं कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को. कोई भी जो है ग्रुप या कोई भी जो है चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और कोई भी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं कर सके और आसानी से तो बिल्कुल नहीं कर सके, उसको कठिनाई है उसमें का. क्या ऐसा किया गया पक्का? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन सम रीजन टू गो अलोंग विथ इट? और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या हमारा संविधान सभी लोगों को अपने साथ चलने के लिए कुछ ना कुछ कारण देता है, कुछ चीजें देता है कि जिससे वो उसको फॉलो करें. कोई क्यों फॉलो करेगा? एक बात, भगवान की पूजा किस लिए किया जाता है? कि भगवान का सुन कि कुछ हमें मिलेगा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, मुसीबत में मदद करेंगे, जो हम चाहते हैं हमारी इच्छा पूरी करेंगे, मनोकामना पूरी करेंगे. कल से भगवान कह दे कि मैं किसी का कुछ नहीं मनोकामना पूरा करूंगा, एक आदमी जाएगा मंदिर? एक आदमी नहीं पहुंचेगा मंदिर, सब सुनने हो जाएगा. मोदी अगर बैठ गया तो बस. तो why everyone goes to the God? Because they want help, they want relief from their problems, they want their desires to be fulfilled, and they believe that only God can do that. So everyone needs something to follow someone. मैं जाता हूँ सड़क पर घूम रहा हूँ तो कोई कुत्ता मुझे आसपास नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं एक रोटी किसी कुत्ते को देता हूँ वो बेचारा मेरे पीछे उम्मीद से आने लगता है कि मुझे लगता है और खिलाएगा. Why? Because
he got something. तो उसी तरह संविधान का लोग पालन क्यों करेंगे? जब उनको कुछ संविधान से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कहेगा जाओ फिर। तो does the constitution give everyone some reason to go along with it? Most of this book is about this question. इस पूरी किताब में लगभग इसी बात को हम समझेंगे कि संविधान लोगों को क्या देता है। भाई अलग अलग लोग को है क्या देता है, नेता को क्या देता है, मंत्री क्या देता है, युवाओं को क्या देता है, पिछड़े जातियों, अग्रणी जातियों, महिलाओं, किसी को मतलब क्या देता है, सब तरह के लोग। ये हम पूरे बुक में समझेंगे कि क्यों लोगों का आज भी विश्वास बना हुआ है, क्यों लोग संविधान को इतना रिस्पेक्ट करते हैं। ऑल्सो इज द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल्स होप्स एंड एस्पिरेशंस? क्या संविधान लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का सही एक मतलब सही तरीके से उनको अपने में समेटता है? यानी क्या संविधान में सही तरह से लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाओं को जगह दिया गया है कि संविधान कुछ ऐसी बातों को है जिनसे लोगों को कोई मतलब ही नहीं? ये बोल रहा है क्या लोग संविधान लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को मतलब अपने में इन्वॉल्व करता है कि नहीं? लोकस मीन्स होता है लोकस मीन्स कवरेज, कवर्स। लोकस मीन्स कवरेज। कवर करना। हाँ, तो क्या ये मतलब कहने का मतलब है कि संविधान जो है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि संविधान में लोगों की उम्मीदों को जगह दिया गया है कि नहीं, लोगों की आकांक्षाओं की वहां कुछ और बातें कहता रहता है जिससे लोगों को कोई मतलब ही नहीं, उनकी जिंदगी को कोई मतलब ही नहीं उससे जुड़ा। ठीक है, तो नेचुरल बात है, कहता है कि सरकारी नौकरी में सबको नौकरी चाहिए, कहता है सबको भोजन का अधिकार, सबको जो है काम का अधिकार मिलना चाहिए, हर बहुत सी बातें करता है जो लोगों की आम जिंदगी को। देखिए, the ability of the constitution to command voluntary allegiance of people depends on to a certain extent upon whether the constitution is just. किसी भी संविधान में की ये काबिलियत कि वो अपने आप लोगों का वफादारी, लोगों का सम्मान जीत सके, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या ये न्यायपूर्ण है, क्या लोगों को न्याय करता है। अगर न्याय करेगा तो अपने आप लोगों का सम्मान। मैं कोई अधिकारी अपॉइंट होके आता हूं, मान लीजिए मैं डीएम ऑफ पटना अपॉइंट हो जाता हूं, तो क्या मेरे खाली डीएम बनने से लोग सम्मान करने लगेंगे? नहीं, वो थोड़ा बहुत पद का जो होता है वो अलग बात है। लेकिन जब मैं लोगों के साथ यहाँ न्याय वाला काम करूंगा, सबको एक जैसा न्याय दूंगा, सबके साथ जो करना है करूंगा, तब लोग मुझे सम्मान करेंगे। हाँ भाई डीएम अपने आप सब, मैं कहूंगा नहीं उनसे मेरा सम्मान करें, उनके मन में मेरे लिए अपने आप सम्मान जाग जाके, अरे डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबके काम कर रहे हैं, सबका जो है उनको चिंता है। और जहां मैं खाली जो है अपना जो है अयासी में डूब जाऊंगा तो क्या कहेंगे, कैसा निकम्मा डीएम आ गया है, पता नहीं कहां से आ गया, खाली पैसा लूटने खसूटने में लगा हुआ। Automatically the people will say कि this is a very bad DM, this is a very corrupt DM. तो it is how we do our duty. तो उसी तरह संविधान है, अगर वो संविधान लोगों के साथ न्याय करेगा तो लोग अपने आप उसका सम्मान करेंगे, उसको मानेंगे, उसके प्रति वफादारी दिखाएंगे। They will abide. Allegiance का मतलब होता है वफादारी। और जहां न्याय नहीं करेगा तो लोग उसको दुत्कार देंगे, कौन काम का संविधान है, फालतू का संविधान है। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है? क्या न्याय के सिद्धांत पे बनाया गया है संविधान? तो ये द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक विल आंसर दिस क्वेश्चन
इस क्वेश्चन का कि भारत का संविधान किन न्याय के सिद्धांतों को पालन करते हुए बनाया गया है, ये हमारा लास्ट चैप्टर में हमें समझ में आएगा। तो इस तरह हमने यहाँ देखा कि जो हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को एक कोशिश किया गया है कि बैलेंस रखा जाए, किसी को मोनोपोलाइज नहीं करने दिया जाए ताकि वो सबवर्ट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को। दूसरी तरफ पावर को फ्रैगमेंट कर दिया गया है और बांट दिया गया है, जिससे सभी में चेक्स और बैलेंस का एक सिस्टम बना रहा है कि कभी ये ऊपर जा रहा है तो ये उसको कंट्रोल में लाए। मतलब अप डाउन, हाँ, क्या कह सकते हैं ये चेक्स? वो उसका वही मतलब है, चेक का मतलब कंट्रोल, बैलेंस का मतलब है इक्वालिटी। अच्छा, चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स का मतलब हो गया कंट्रोल, कि भाई अब डीएम साहब कुछ कर रहे हैं तो वहां पर एमएलए है कहेंगे डीएम को, जो आपको मैंने बताया, डीएम जब अपना अधिकार से ज्यादा कुछ करेगा, एमएलए बोलेगा, वहां का एमपी बोलेगा ए अपना काम करो ठीक से, सरकार का जो काम उतना करो, ज्यादा यहाँ कानून झाड़ने की कोशिश मत करो, यहाँ कानून बनाना हम लोग का काम है, जो कानून बना उसको फॉलो कीजिए चुपचाप। लेकिन दूसरी तरफ अगर नेता जो है कुछ गलत, जो कानून के विरुद्ध जा रहा है, तो वहां उनको डीएम साहब कहें कि कानून के हिसाब से बोलिए, समझे ना, आप नेता है तो मतलब नहीं कि कुछ का कुछ भाषण में बोलते रहिएगा। इसका मतलब यही हुआ, बांध दिया हाँ, गया। तो एक तरफ चेक है और दूसरी तरफ बैलेंस है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक तरफ डीएम भी है, तो एक तरफ जो है एमएलए एमपी भी है, और एक तरफ डिस्ट्रिक्ट जज भी है। तो सब में पावर, कंट्रोल एंड इक्वालिटी, एक दूसरे पर कंट्रोल दिया गया है कि अपना सीमा से बाहर जाए तो आप उसको बताइए कि अपना सीमा में रहिए, और इक्वालिटी, सबको एक जैसा पावर, ऐसा नहीं कि कोई बॉस बन जाए सबका, सबको एक जैसा पावर दिया। डीएम भी अपने जगह पर बॉस है, वहाँ एमएलए एमपी भी है लेजिस्लेचर का, दूसरी तरफ जुडिशरी का जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो भी अपना जगह। तो ये है एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जाके रिवाइज कीजिए, समझिए। हाँ, क्योंकि इस पर डेफिनेटली आपको सवाल आएगा या पूछा जाएगा। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हर लेवल पर। मैंने आपको एक डिस्ट्रिक्ट का भी आइडिया दे दिया, रिकॉर्डिंग ही सुन लेंगे तो काफी हो जाएगा, बुक को डिस्ट्रिक्ट का भी मैंने आपको आइडिया। उसी तरह हर जगह है, स्टेट लेवल पर है कि एक तरफ सीएम है तो वहां पर सीएम गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पर असेंबली भी है और वहां पर हाई कोर्ट भी है। अगर सरकार गलत करेगी तो सरकार को जवाबदेही हो जाएगी विधानसभा के प्रति, और अगर कानूनी रूप से गलत करेगा तो वहां हाई कोर्ट उसको है कान पकड़ने के लिए, भाई कानूनी रूप से जो है सही करिए, आपका कानून गलत, या लेजिस्लेचर अगर असेंबली गलत कानून बनाएगा तो भी हाई कोर्ट कहेगा कानून गलत है, नहीं होगा। अभी देखिए आपके लिए वही कल आ रहा था, मैं पढ़ रहा था, देखिए जो मैं आपको यहाँ देखिए जो पढ़ाया कल का एक्सप्रेस का, देखिए ये न्यूज़ नहीं दिया है कहीं, बहुत अच्छा है इसको। हाँ, तमिलनाडु को लेके हुआ कि गवर्नर साहब वहां पर हैं, वो क्या कर रहे हैं, देखिए। SC to AG, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, जो कि देश का सबसे बड़ा वकील होता है, उससे पूछा, आफ्टर विथ होल्डिंग एसेंट कैन TN गवर्नर रेफर बिल्स टू प्रेसिडेंट। पहले उन्होंने कहा दिया कि मैं एसेंट नहीं देता हूं बिल को, और फिर बाद में कह रहा है कि हम इसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करें, कैसा हो सकता है? इस पर केस चल रहा है। पहले जो है तमिलनाडु के गवर्नर ने, अब बिल को लेके आपको मैंने बताया कि 3 चीज होता है, स्टेट गवर्नर तो अभी आप नहीं पढ़े हैं, यूनियन लेवल पर जैसे प्रेसिडेंट के लिए है, प्रेसिडेंट के लिए आपने पढ़ा कि प्रेसिडेंट का है कि अगर कोई बिल उसके पास आता है तो इधर ही विल असेंट टू द बिल और ही विल डिक्लेयर दैट ही विथहोल्ड्स हिज असेंट, कि वो अपना असेंट नहीं देता है, या तो वो देता है असेंट या वो नहीं देता है, ये चीज है।
लेकिन गवर्नर के केस में एक और तीसरा चीज है कि वो या तो दे सकता है असेंट या विथहोल्ड कर सकता है, या उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है कि इस पर प्रेसिडेंट फैसला करेंगे इसको पास करना है। अब तमिलनाडु के गवर्नर ने क्या किया कि पहले वो विथहोल्ड कर दिया कि हम नहीं देते हैं इसको सहमति, और उसके बाद फिर कुछ दिन समय के बाद कहने लगे कि नहीं इसको हम प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखते हैं। तो इस पर लोगों ने केस, सरकार ने केस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फिर अटॉर्नी जनरल सबकी राय मांग रहा है और डिस्कशन उस पर बहस केस चल रहा है, क्योंकि वहां है कि 3 में से एक फैसला आप कर सकते हैं। आप एसेंट तो दिए नहीं, ठीक है, आपने विथहोल्ड कर लिया, तो जब विथहोल्ड कर लिया तो मामला खत्म हो गया। या तो आप उसी समय कहते कि नहीं हम इसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर रहे हैं, और है ना, या तो ये करना है या ये करना है या ये करना है, तीनों में से एक करना है। ये नहीं कि आज कह रहे हैं कि ये किया फिर कल कह रहे हैं कि नहीं ये कर दिया, ठीक है। तो इसी पर केस, तो ये बहुत बढ़िया जो आपको मैंने बताया उसी से जुड़ा हुआ। और ये देखिए आर्टिकल 200 3 सिचुएशन, इधर द गवर्नर असेंट्स टू द बिल और विथहोल्ड्स असेंट और रिजर्व्स द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जस्टिस पारदी वाला पूछ रहे हैं कि कैन ही आफ्टर विथहोल्डिंग असेंट से आई एम रिजर्विंग इट फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। ये देखिए आपके पॉलिटी से जुड़ा हुआ एकदम डिटेल में इसमें दिया है, बहुत अच्छे से कवर किया है न्यूज, और भी कई जगह इसका वो आ रहा है इसी पर। सब इसका ई पेपर का ही इसको लिंक ही भेज दीजिए ना, ई पेपर भेज देंगे आपको, ई पेपर ही भेज दीजिए इसको, रोज इसका ई पेपर ही भेज दिया। देखिए यहाँ पर उसी चीज को डिस्कस डिटेल में किया है, देखिए बहुत बढ़िया उसको एक्सप्लेन किया है कि क्या इस मामले हैं, इस जो गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में डिस्प्यूट जो चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया से दिया, एक्सप्लेन, इसका एक पेपर आता है जिसमें बहुत अच्छे से आइडियाज को एक्सप्लेन करता है, बजट को एक्सप्लेन किया है। यहाँ एक वो डंकी मूवी बना है उस पर, और यहाँ जो पार्लियामेंट में वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है गवर्नर और सरकार के बीच का, उसको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन्ड लॉ। इस तरह से बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें पेज आता है, कुछ चीज़ है, तो इसीलिए इसका भेज देंगे आपको। तो ये देखिए पॉलिटी से ही जुड़ा हुआ अभी आपका है जो आ सकता है एक्सप्लेनेशन के साथ है ना। हाँ हाँ, तो वही चीज मैंने कहा कि इसको समझ, देखिए यही बैलेंस की बात किया है कि भाई क्या है, एक तरफ आप जो है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अब उसको कंट्रोल कर रहा है कि भाई गवर्नर को उसको केस किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है बात उस पर, ठीक है। तो गवर्नर का थोड़े है कि जो मन सो कर देगा। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। आप गवर्नर, इसका मतलब ये नहीं आज आप कह दिए कि हाँ हम विथहोल्ड कर रहे हैं और कल को आप कहे कि नहीं हम इसको प्रेसिडेंट के लिए, ये कोई तरीका है? एक बार विथहोल्ड कर दिया उसके बाद इधर उधर कर सकते। वही उसमें जस्टिस ने कहा कि एक बार जब आप विथहोल्ड कर दिए मतलब वो बिल खत्म हो गया। अगर फैसला एक बार तीनों में से कोई एक पर ले लिया तो वही उसी समय खत्म हो गया। अगर आप विथहोल्ड कर लिए मतलब खत्म, अगर एसेंट दे देते तो वो कानून बन जाता। आप नहीं दिए एसेंट तो वो खत्म हो गया। अब जो खत्म हो गया, आप कहे कि मर गया, उसको फिर से जिला के उसको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं या तो पहले से ही वेंटिलेटर पे रहता, जो मर गया आप उसको कह रहे हैं कि जिला के फिर से वेंटिलेटर पे डाल दे, समझ गया। तो ये बहुत बढ़िया, अब देखिए कहीं भी आपको ये न्यूज नहीं दिखा दीजिए, तो ये सब है कुछ इसका। तो ये अभी आपके इसी पॉलिटी से जुड़ा, उसको समझना है और उसको अपने दिमाग में ये रखना है, आगे वो आपसे पूछा जा सकता है समझ या जानकारी के लिए। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा।